नमस्कार, मैं सिकंदर खान और आज हम कर रहे हैं कक्षा 12 का दूसरा लेसन का अगला पार्ट। देखिए, हम भारतीय इतिहास के स्वर्णिम प्रश्न कर रहे हैं, जिसमें हमने पहला बिंदु किया था मौर्य साम्राज्य। ठीक है, मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत हमने चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक तथा मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी ली थी। और अगला हमारा आज का बिंदु है गुप्त साम्राज्य की स्थापना, आर्थिक स्थिति, कला, साहित्य एवं विज्ञान। ठीक है, देखिए, हम इस बार 2020-21 के अंतर्गत जो टॉपिक रखे गए हमारी एग्ज़ाम में, हम उन्हीं के बारे में कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुप्त साम्राज्य। देखिए, गुप्त साम्राज्य 240 से 550 ईस्वी तक माना गया है। गुप्त साम्राज्य का उदय 3वीं शताब्दी के अंत में हुआ। इसके बारे में देखिए, विष्णु पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण आदि से ज्ञात होता है। पता चलता है कि आरंभिक गुप्त साम्राज्य के अंदर मगध एवं उत्तर पश्चिम बंगाल तक गंगा नदी के तटीय क्षेत्र सम्मिलित थे। ये आरंभिक गुप्त राज्य की बात है। देखिए, जहाँ तक इतिहास की बात करें, इतिहास के अंदर हमें एक बड़ा ही अंधकार देखने को मिलता है कि कुषाणों के पतन के बाद और गुप्तों के उदय के बीच का जो इतिहास है वो क्रमबद्ध नहीं है, इसलिए वो अंधकार युग कहलाता है। तो हमें गुप्त वंश जो पनपा उसके बारे में विष्णु पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण आदि से संक्षिप्त जानकारी मिलती है। तो सबसे पहला शासक है श्रीगुप्त। ठीक है, देखिए, गुप्त वंश का पहला शासक श्रीगुप्त, जिसने लगभग 240 ईस्वी से लेकर 280 ईस्वी तक शासन किया था। और श्रीगुप्त के बारे में प्रभावती गुप्ता के पूना ताम्रपत्र अभिलेख, ठीक है, उससे पता चलता है। प्रभावती गुप्ता का जो पूना ताम्रपत्र अभिलेख है, उसके अंदर श्रीगुप्त को गुप्त वंश का आदिराज कहा गया है। इसका मतलब वो प्रारंभिक शासक था। इसका शासनकाल 240 से 280 ईस्वी तक रहा। श्रीगुप्त ने महाराज की उपाधि धारण की और ऐसा माना जाता है कि श्रीगुप्त वो एक स्वतंत्र शासक नहीं था, बल्कि शायद वो किसी के अन्य शासक के अंतर्गत सामंत रहा होगा, इसीलिए उसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण नहीं की। अगला हमारा शासक है घटोत्कच, यानी गुप्त वंश का पहला शासक श्रीगुप्त, जो संस्थापक माना गया है। दूसरा है घटोत्कच। लगभग 280 से 319 ईस्वी तक श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच ने राज्य किया था। ठीक है, लेकिन घटोत्कच ने भी महाराज की उपाधि ही धारण की, उसने भी महाराजाधिराज की उपाधि धारण नहीं की। प्रभावती गुप्ता के पूना और रिद्धपुर ताम्रपत्र अभिलेख में घटोत्कच को गुप्त वंश का प्रथम राजा बताया गया है। यानी प्रभावती गुप्ता का पूना ताम्रपत्र है और रिद्धपुर का ताम्रपत्र है, वो घटोत्कच को गुप्त वंश का प्रथम राजा बताते हैं। और इसका राज्य संभवतः मगध के आसपास तक ही सीमित था और इसने 319 ईस्वी तक शासन किया था। ठीक है, अगला हमारा शासक है चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, देखिए, चंद्रगुप्त प्रथम है, उसने घटोत्कच के पश्चात शासन स्थापित किया था, जो 319 से 335 ईस्वी तक उसका राज्य माना गया। तो चंद्रगुप्त प्रथम जो घटोत्कच का उत्तराधिकारी था, वो चंद्रगुप्त प्रथम एक प्रतापी राजा हुआ और उसने लिच्छवी कुल की कन्या कुमार देवी से विवाह किया था और अपने राज्य को संरक्षित और बढ़ाने का काम किया था। ठीक है, यानी जब लिच्छवी कुल की राजकुमारी कुमार देवी से चंद्रगुप्त का प्रथम का विवाह हुआ तो गुप्त वंश की प्रसिद्धि बढ़ने लगी और चंद्रगुप्त प्रथम पहला राजा था जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। इस प्रकार गुप्त वंश का यदि वास्तविक संस्थापक माना जाता है तो वो चंद्रगुप्त प्रथम माना जाता है। और उसने कुमार देवी से विवाह करके चंद्रगुप्त कुमार देवी शैली की स्वर्ण मुद्रा चलाई। ठीक है, जिसमें राजा रानी दोनों के चित्र अंकित किए गए थे। और गुप्त संवत 319 या 20 ईस्वी के
नाम से चला। यानी जब चंद्रगुप्त प्रथम है वो शासक बना तो अपने शासक या राज्याभिषेक के अवसर पर उसने गुप्त संवत या वल्लभी संवत की स्थापना 319 बीस ईस्वी के नाम से की थी। तो गुप्त संवत है वो 319 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम के नाम से शुरू हुआ। नेक्स्ट है समुद्रगुप्त 335 से 375। देखिए ऐतिहासिक प्रमाण ये बताते हैं कि चंद्रगुप्त का पुत्र था समुद्रगुप्त और ये अपने भाई काच से संघर्ष करने के बाद राजा बना था। यहाँ काच का उल्लेख नहीं है लेकिन ध्यान रखें अपने भाई काच के संघर्ष के पश्चात शासक बना था। समुद्रगुप्त के दरबार में उसका प्रसिद्ध कवि रहता था जो था हरिशेन। इतिहास का बहुत बढ़िया प्रश्न है, हरिशेन किसका दरबारी था? तो वो किसका था? समुद्रगुप्त का दरबारी था, जो उसके दरबार में ये 3 पदों पर सुशोभित था। ठीक है, संधि विग्रहिक मंत्री, महादंड नायक, ये दरबार था हरिशेन समुद्रगुप्त का। और इसी ने प्रयाग प्रशस्ति है उस पर समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख किया है। तो प्रयाग प्रशस्ति किसकी रचना है? हरिशेन की रचना है। उस पर किसकी विजयों का उल्लेख है? समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख है। और यह अभिलेख है वो अशोक के अभिलेख या अशोक के स्तंभ पर ही लिखा हुआ है। यानी प्रयाग प्रशस्ति कोई अलग नहीं है बल्कि वो अशोक का ही एक स्तंभ लेख है। उसी स्तंभ लेख पर हरिशेन ने समुद्रगुप्त की विजय पताका लिखी है, जो प्रयाग में स्थित होने के कारण प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद प्रशस्ति के नाम से जानी जाती है। इसने अपनी विजय की उद्घोषणा हेतु अश्वमेध यज्ञ भी संपन्न करवाया। किसने? समुद्रगुप्त ने। समुद्रगुप्त के प्राप्त कुछ सिक्कों पर उसे अश्वमेध पराक्रम नाम से भी सुशोभित किया गया है। किस नाम से? अश्वमेध पराक्रम। प्रयाग स्तंभ लेख जो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में विद्यमान है, गुप्त काल की जानकारी का एक बहुत ही ऐतिहासिक स्रोत है और इसमें समुद्रगुप्त के राज्याभिषेक, दिग्विजय, व्यक्तित्व आदि पर बहुत बढ़िया प्रकाश डाला गया है और उससे कई आधिकारिक या पदों व नामों के उल्लेख से गुप्तकालीन शासन व्यवस्था की जानकारी मिली है। यानी गुप्तकालीन शासन व्यवस्था अधिकारियों कई नामों की जानकारी यदि हमें मिलती है तो वो समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से मिलती है। तो गुप्तकालीन जानकारी का एक बहुत ही ऐतिहासिक स्रोत है प्रयाग प्रशस्ति। अलंकारिक संस्कृत भाषा, ब्राह्मी लिपि, चंपू शैली में तात्कालिक समृद्ध साहित्य की प्रगति के प्रतीक है। यानी तात्कालिक जो साहित्य वो काफ़ी समृद्धि में था, शाली था। इसका पता हमें प्रयाग प्रशस्ति की अलंकारिक भाषा जो संस्कृत है, ब्राह्मी लिपि, चंपू शैली आदि से पता चलता है। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को कविराज वह गायन और संगीत में उसे दक्षता प्राप्त थी, इसलिए उसे गुरु तुम्ब्रु व नारद को लज्जित करने वाला बताया गया। यानी वीणा बजाते उसे मिले सिक्के तो कविराज को संकेत करते हैं और गायन संगीत में उसे दक्षता प्राप्त थी, इसलिए वो गुरु तुम्ब्रु व नारद को लज्जित करने वाला प्रयाग प्रशस्ति में बताया गया। लाख गायों का दानी बताया गया है, उच्च कोटि का विद्वान बताया गया है और विद्या का संरक्षक और धर्म का प्राचीर कहा गया। ये सब किसके लिए कहे गए? समुद्रगुप्त के लिए। एरण अभिलेख में उसे पराक्रम तथा विजय का स्रोत कहा गया है। अश्वमेध प्रकार व वीणा बजाते सिक्कों से समुद्रगुप्त के विद्वान, संगीतज्ञ, गायक, दानी, धर्मनिष्ठ, पराक्रमी, विनयशील और विजयाकांक्षी आदि व्यक्तिक गुणों का पता चलता है। किसके व्यक्तिक गुणों का? समुद्रगुप्त के व्यक्तिक गुणों का। देखिए समुद्रगुप्त के समय की एक विशेष घटना है श्रीलंका के राजा मेघवर्ण की। तो श्रीलंका के राजा मेघवर्ण ने कुछ उपहार समुद्रगुप्त को भेजे और उसने गया में एक बौद्ध विहार बनवाने की इच्छा जाहिर की थी और समुद्रगुप्त ने गया के अंदर बौद्ध मंदिर बनवाने के लिए मेघवर्ण जो कि श्रीलंका के राजा थे उनको अनुमति भी प्रदान की थी। समुद्रगुप्त का साम्राज्य था, उसमें देखिए कश्मीर, पश्चिमी पंजाब, पश्चिमी राजपूताना, सिंध तथा गुजरात के अतिरिक्त सारा भारत शामिल था। यानी समुद्रगुप्त के साम्राज्य में यदि कोई प्रांत शामिल नहीं थे तो वो थे कश्मीर, पश्चिमी पंजाब, पश्चिमी राजपूताना, सिंध और गुजरात। ये क्षेत्र शामिल नहीं थे, बाकी संपूर्ण भारत संभवतः उसके राज्य में शामिल था।
समुद्रगुप्त ने भारत में एक नए युग की शुरुआत कर दी थी और एक नए युग का उसने संस्थापन का कार्य किया था। वह अखिल भारतीय साम्राज्य के आदर्श से प्रेरित हुआ और संपूर्ण भारतवर्ष को उसने राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधने का काम किया था। अब समुद्रगुप्त की विजयों के बारे में बात करें तो उसकी अलग अलग क्षेत्रों में अनेक विजय हैं जो उसे महान बनाती हैं। देखिए, समुद्रगुप्त एक महान शासक, एक महान सेनापति, एक महान कूटनीतिज्ञ और बहुआयामी प्रतिभा से युक्त एक यथार्थवादी व्यक्तित्व था। ठीक है, यानी सेनापति, कूटनीतिज्ञ और बहुआयामी प्रतिभा से संपन्न व्यक्ति था। कौन? समुद्रगुप्त। उसके दरबारी कवि और महासंधि विग्रहिक मंत्री हरिशरण ने प्रयाग प्रशस्ति में अपने आश्रयदाता समुद्रगुप्त के पराक्रम और दिग्विजय का वर्णन किया है। समुद्रगुप्त ने सर्वप्रथम आर्यावर्त के अर्थात गंगा यमुना के दोआब में सैनिक अभियान किया था। यानी समुद्रगुप्त ने सबसे पहले कहाँ सैनिक अभियान किया था? तो उसने आर्यावर्त अर्थात गंगा यमुना दोआब पर सबसे पहले उसने सैनिक अभियान किया। और उसका ये जो सैनिक अभियान है वो 2 चरणों में पूरा हुआ था। उसने 9 राजाओं, ध्यान रखे कितने आर्यावर्त के कितने राजा थे? 9। रुद्रदेव, मतिल, नागदत्त, चंद्रवर्मन, गणपति, नाग, नागसेन, अच्युत, नंदी और बलवर्मा। यानी आर्यावर्त के 9 राजाओं को उसने पराजित किया था। रुद्रदेव, मतिल, नागदत्त, चंद्रवर्मन, गणपति, नाग, नागसेन, अच्युत, नंदी, बलवर्मा आदि को उसने पराजित किया और उनके साथ राज प्रस्भोधरण की नीति का सहारा लिया था। देखिए, राज प्रस्भोधरण की नीति का मतलब होता है राज्यों को नष्ट करके अपने राज्य के अंदर मिला लेना। यानी राज्यों को नष्ट कर दिया और अपने राज्य में मिलाया। ये कहाँ के राज्य? आर्यावर्त के राज्य है। समुद्रगुप्त के दक्षिणी भारत की या दक्षिणी विजयों की बात करें तो देखिए, उसने दक्षिण के 12 राज्यों कौशल, महाकांतार, कोरल, कोटूर, पिष्टपुर, एरनपल्ली, कांची, अवमोक्त, वेंगी, पल्लक, देवराष्ट्र, कुस्तलपुर आदि 12 राज्य जो कि दक्षिणी भारतीय थे उनको पराजित किया। लेकिन उसने उन्हें ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति का सहारा लिया था। ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति का मतलब क्या होता है? ग्रहण का मतलब है शत्रु पर अधिकार कर लेना, मोक्ष का मतलब होता है उसको वापस मुक्त कर देना, अनुग्रह का मतलब है उनके राज्य भी उनको लौटा देना। ये समुद्रगुप्त की दूरगामी नीति थी। ठीक है, क्योंकि वो जानता था कि ये क्षेत्र जिन पर उसने अधिकार किया है वो उसके राज्य से बहुत दूर है और प्रत्यक्ष उन पर अधिकार बनाए रखना असंभव है। ठीक है, या बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अतः उसने ग्रहण मोक्षानुग्रहण की नीति अपनाई। इस व्यवहारिक नीति के द्वारा उसने उन क्षेत्रों पर अपना अधिकार या प्रभाव बनाए रखा, यानी राज्य लेकर उनको वापस मुक्त कर दिया। समुद्रगुप्त ने मध्य भारत के 8वें राज्यों को भी पराजित किया और उन्हें अपना भृत्य या अपने अधीन कर लिया। सीमांत प्रदेशों के राजतंत्रात्मक और गणतंत्रात्मक राज्यों को भी या राज्यों में भी भयभीत होकर उसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। ठीक है, अब जो सीमांत क्षेत्रों में अधीनता स्वीकार की, जिनमें उत्तर पूर्व भारत के समतट, उत्तर पूर्वी भारत का कौन क्षेत्र है? समतट, द्वाक, कामरूप, नेपाल, करतपुर व पश्चिमी भारत के 9 गणतंत्र क्षेत्र शामिल थे। अब जो अपने आप अधीनता स्वीकार कर रहे हैं उन सीमांत राज्यों में जो पश्चिम भारत के 9 गणतंत्र थे उनमें मुख्य कौन थे? आभीर, अर्जुनायन, मालव। ठीक है, आभीर, अर्जुनायन, मालव, योद्धेय, मद्रक, प्रार्जुन, सनकानिक, काक, खरप्रीक इत्यादि थे। इनके साथ सर्वदानाकरण या प्राणायाम की नीति का अवलंबन किसके द्वारा किया गया? समुद्रगुप्त के द्वारा किया गया। समुद्रगुप्त के सामने देवपुत्र, शाही सहानुशाही, शक, मुरुंड तथा सिंहल आदि विदेशी शासकों ने घुटने टेक दिए थे और समुद्रगुप्त से भयभीत होकर उसने
मैत्री याचना की थी। अब समुद्रगुप्त ने इनके साथ आत्मनिवेदन की विधि अपनाई थी, या विदेशी शासकों ने अपनी कन्योपायन दान क्रिया के द्वारा समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की थी, यानी अपनी कन्याओं का विवाह उसके साथ कर दिया था। इसके अलावा उन राजाओं ने गुरुत्मंद, कित, स्वविषय, भुक्ति, शासन याचना आदि की नीति का भी अनुसरण किया था। इस प्रकार हम समुद्रगुप्त की बात करें तो समुद्रगुप्त ने भारत के बहुत बड़े भाग को अपने अधीन कर लिया और उसे एकता के सूत्र में बांधा, और उससे कहीं अधिक भूभाग में उसका लोहा माना गया था, जो उसकी यथार्थवादी नीति का प्रतीक है। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त की बहादुरी और युद्ध कौशल के कारण उसे भारत का नेपोलियन कहा है। ठीक है, तो किस इतिहासकार ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है? तो इतिहासकार V.A. स्मिथ। ठीक है, तो इस प्रकार ध्यान रखें, समुद्रगुप्त एक बहुत ही गुप्तकालीन यशस्वी शासक हुआ है, जिसने अपने आप को गुप्त साम्राज्य के अंदर सर्वशक्तिशाली के रूप में स्थापित किया और गुप्त साम्राज्य को एक स्थायित्व प्रदान किया था। और इतिहास में कहीं कहीं समुद्रगुप्त को 100 युद्धों का नायक या 100 युद्धों का विजेता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगले गुप्त साम्राज्य के शासकों के अंतर्गत हम चंद्रगुप्त द्वितीय तथा उसके बाद के शासकों के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।